वेलकम यू अगेन। आज थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, बट ये कायम नहीं रहेगा, कल तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसी वजह से वीडियो भी नहीं बन पाई, फिर थोड़ा हेल्थ का इशू था। बट एनीवे, आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, थोड़ा डिले हो गया है, बट उसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी। जितना भी डिले हुआ 3-4 दिन, उसको मैं कंपनसेट आपका कर दूंगा, डेली ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करके। एटलीस्ट आपका जो टारगेट है इस महीने का, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, इसकी इकोनॉमी भी देखनी है, कल्चर, सोसाइटी, काफ़ी कुछ है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम क्या देखेंगे इसमें आज यार, सॉइल देख लेते हैं। सॉइल ऑफ उत्तराखंड। एक्चुअली मैंने आपके लिए ना करंट वगैरह का भी काफ़ी बनाया हुआ है, अब बस उसको अभी एक्सप्लेन करना है आपको। करंट अफेयर अलग अलग सोर्सेज से देखा हुआ था, सारा कलेक्ट किया हुआ है, बट आप तक डिलीवर नहीं हो पाया। हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मिट्टी। मिट्टी आप समझते हो क्या है मिट्टी? आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि मिट्टी कैसी होती है, कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको बताने से अच्छा है। देखिए, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जोनल सॉइल कौन सी होती है, जोनल, एजोनल, ठीक है, ऐसी आपका इंट्राजोनल, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग मिट्टी होती है। तो जोन क्या है, एजोनल क्या है, आप उसमें अगर जाओगे तो वो हमारा अभी का जो डिस्कशन है उससे थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। समझाने के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ, इसमें कोई इतना वो नहीं है, बट ये सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है उसमें नहीं पूछता, लेकिन आपसे सीडीएस एनडीए में ज़्यादा पूछता है कि एजोनल क्या है, जोनल क्या है। तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भाई ज्योग्राफी थोड़ा सही से एक बार अपने गुरुजी से बोलो, सही से करा दें एक बार, है ना। क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न मुझे पता है क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को किस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि जोनल, एजोनल और इंटरमीडिएट, ये आपने सॉइल पढ़ी, फिर जो नाम आते हैं वर्टिसोल, कैल्सीमॉर्फिक, सिजिलोफेरियन, ठीक है, और पोर्टजोलिक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, तो एक बार सही से पढ़ना आप, जहाँ से जब भी पढ़ो आप। चलिए, मैं आपको कराऊंगा उत्तराखंड की सॉइल। थैंक गॉड उत्तराखंड में ऐसी कोई सॉइल है ही नहीं। सिंपल सा क्या है, देखिए, आप अगर इंडिया का मैप देखते हो, ये इंडिया है, तो इंडिया में कितनी सॉइल है, तो इसका क्लासिफिकेशन करता कौन है? तो ग्लोबल लेवल पे कौन करता है? तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ज़्यादातर देखिए यूएस का ही मानते हैं। यूएस का एक यूएसडीए का क्लासिफिकेशन है, उसने अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, उसके बेस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है यार, जबकि उसका क्या ही मतलब है। आप बताइए, ये बेवकूफ़ी वाली बात है बेवजह के। असल में ज्योग्राफी में मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। देखिए, ये डिबेट अभी तक सोल्व नहीं हो पाई है, और उसी के बेस पे पता नहीं हमारे जो ये एग्जामिनर हैं किस माइंडसेट से क्या करके बैठे हुए। ये पूरी अर्थ है, ये इक्वेटर है, इतना सबको पता है। अब हुआ क्या है ना, ज्योग्राफर्स में बहुत एंशियंट टाइम से डिबेट चली आ रही है कि ज्योग्राफी पढ़नी कैसे चाहिए। तो उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए, यहाँ पे एक कंट्री है, उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो लगभग इनमें हमें लगता है कि मोर और लेस सब कुछ सिमिलर सही है, तो इसको एक जोन में रख देते हैं, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिलेंगी हम मान लेंगे कि लगभग सेम ही है। ठीक, तो उससे क्या है, पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बारिश लगभग सारी कंट्रीज में होती है, जैसे बारिश होगी तो यहाँ प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे, प्लांट्स ज़्यादा हैं तो उस वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा उसी हिसाब से लिमिटेड हो जाएगा, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रहेंगी, इंडस्ट्री भी वैसी ही रहेंगी, प्लांट बेस्ड। तो इस तरीके से बोलते हैं कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरे ज्योग्राफर ये हैं, ये बोलते हैं कि आपको देखिए ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि सपोज यहाँ पे ये इंडिया है, इंडिया में 8 अलग अलग तरीके की सोयल है, एक यहाँ पे है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये 8 सोयल है। यहाँ भी कोई कंट्री है, उसमें भी ये 4-5 सोयल है, यहाँ भी है, ठीक है। तो सब में अलग अलग सोयल है। तो दूसरे जो ज्योग्राफर हैं बोलते हैं कि सपोज एलुवियल सोयल है,
तो आप एलुवियल सोयल पढ़ा दो, और वो एलुवियल सोयल देश दुनिया में जहां भी मिलती होगी, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, इधर मिले, सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी। बात तो सही है उनकी भी। तो ये भी एक बात बोलते हैं भाई, इनकी बात भी सही है। ऐसी लेटराइट सोयल पढ़नी है तो आप लेटराइट सोयल पढ़ो, और पूरी दुनिया में जहां मिल रही है लगभग सेम तरीके से ही सारी सोयल बनी होंगी लेटराइट। बात उनकी भी सही है। और ये वाले जो है, जो जनरलाइजेशन की बात करते हैं, बात इनकी भी सही है कि भाई ऐसे आप कितनी अलग अलग कंट्रीज को पढ़ोगे। सिंपल सा है, मोटा मोटा इसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो। ये डिबेट है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कि हर कंट्री ने अलग अलग पैरामीटर रखे हुए हैं। किसी ने अपना रीजनल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे इंडिया में ICAR इसने अपना क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, 8 तरीके से बांटा हुआ है इंडिया को सोइल के बेस पे। ठीक, ऐसे ही US ने अपना अलग बांटा हुआ है। जो रशिया है, रशिया के जो सोइल पे वर्क किया है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, उनका अलग अपना क्लासिफिकेशन है। यूरोप का तो इससे क्या है ना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है कि सेम सोइल के अलग अलग नाम है, और उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए यूपीएससी को भी सीधी बात करनी चाहिए कि यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनर हो, उसे पूछना चाहिए कि भाई हमारे देश का क्या क्लासिफिकेशन ICAR का है, हम ICAR से ही पूछेंगे। ठीक है, अब तुम बस क्वेश्चन गलत कराने के लिए, कुछ भी मतलब समझाने के लिए, उससे क्या फायदा है? आप इसका नाम सपोज लेटराइट सोइल को कहीं पे कुछ और नाम से बोलते हैं, तो हमें उस नाम से क्या मतलब है भाई? रशिया की लैंग्वेज में उसे कुछ और बोलते होंगे, US में कुछ और बोलते हैं, अलग अलग नाम क्यों हमें याद करा रहे हो? ये नाम याद कराते हैं आपको। अब चलिए, सही गलत वो इन पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो इंडिया को 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो 8 के लिए जरूरी है कि आप एक बार मोटा मोटा इन 8 को देख लो, तभी हमें उत्तराखंड समझ में आएगा कि उत्तराखंड कहाँ है, किस अवस्था में। तो देखिए, ये जितना भी पहाड़ है, ये जितना भी ये सब पहाड़ है, तो ये तो एक ही पार्ट में आ जाएगा। इसको एक नाम दिया है क्या? माउंटेनियस सोइल, क्योंकि पहाड़ पे है, पहाड़ी मृदा, या फिर यहाँ पे पहाड़ी मृदा ही रखो, फॉरेस्टेड तो यही है। माउंटेनियस सोइल, यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोइल, कि जहाँ जहाँ पानी वानी है, इधर इसको एलुवियल का नाम दे दिया है, एलुवियल सोइल। ठीक, यहाँ पे लेटराइट सोइल 3 हुई, यहाँ पे आपको रेड सोइल 4 हुई, इधर आपकी ब्लैक सोइल 5। ठीक, इधर सैंडी, रेत है यहाँ पे, सैंडी। ठीक, एक होती है पीट, दलदली, कीचड़ वाली। ठीक है, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। और एक आपकी होती है ये जो कोस्टल वाली सॉइल होती है, मार्शी, मार्शी नहीं, कोस्टल बोल सकते हैं इसको, कोस्टल, तटीय भूमि। कुल मिला के 8 है। तो हमारा उत्तराखंड कहाँ है भाई? उत्तराखंड देखो इस वाले रीजन में पड़ रहा है, तो ये वाला रीजन कहाँ आ रहा है? ये रीजन आ रहा है अपना माउंटेनियस सोइल में। तो अगर नेशनल में पूछे कि उत्तराखंड किस क्लासिफिकेशन में आता है, या उत्तराखंड की जो मिट्टी है वो कौन सी है, तो एक लाइन में आंसर देना है, माउंटेनियस सोइल है। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ ले फॉरेस्टेड, वनीय भूमि, तो फॉरेस्टेड भी मार देना, वनीय भूमि भी है। भूमि मतलब मिट्टी। ठीक, तो अब मिट्टी है ही क्या? मिट्टी कुछ नहीं है यार, मिट्टी चट्टान है, एक चट्टान है बस। ये एक चट्टान है। ठीक, ये चट्टान है, ऊपर से थोड़ी 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 इरोड हो गई है, या फिर हमने इरोड कर दी है, तो ये मिट्टी है बस। बाकी पृथ्वी, इसके नीचे क्या है? अभी तक हम सीस्मोग्राफी से, डेंसिटी से, इनसे पता लगा पाए हैं। वोल्केनो से भी हमने थोड़ा बहुत आइडिया मिला है, लेकिन कंफर्म तो नहीं कह सकते कि भाई पूरा नीचे तक क्या है एक एक एलिमेंट। आप स्पेस में जाते हो तो स्पेस में भी लगभग आप देखो 75% क्या है? 75 डार्क मैटर है, मतलब पता ही नहीं है उसके बारे में। तो स्पेस के बारे में भी नहीं पता, हम अपनी बॉडी के बारे में।
तो बॉडी भाई उसकी क्या सबसे ज्यादा स्टडी हम कर रहे हैं डीएनए की कर रहे हैं। डीएनए का भी 75% हमें पता ही नहीं, डार्क डीएनए बोल देते हैं कि भाई इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये बॉडी के बारे में भी हम सिर्फ 25% ही जानते हैं, 75% कोई भी डॉक्टर अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं जानता है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये मसल्स ये सारी चीजें मिला के तो 100% डॉक्टर को नॉलेज है, नहीं, उसको सिर्फ फंक्शनल नॉलेज है। उसके अंदर की जो आपकी जीन है उसकी अभी तक ऐसा नहीं है कि पूरी जीन साइकिल आपने सब कुछ डिकोड कर लिया हो, सब कुछ डिकोड नहीं हुआ है, अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते, तो हम सिर्फ ये ऊपर की चीज जानते हैं। और ये जो ऊपर का थोड़ा सा ये खुरबुड़ा पार्ट रहता है जिसमें प्लांट भी हैं, हम भी रह रहे हैं, ठीक है, जानवर भी हैं, जितने जीव जंतु हैं सब इसी पे रहते हैं। ठीक, तो बस इसका आप एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है, अपर वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ। मतलब ये पूरी अर्थ है, अर्थ को अगर मैं काट देता हूं इस तरीके से तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये डेप्थ है इसकी। तो अर्थ की जो अपर वाला पार्ट है जिसपे हम रह रहे हैं, हम यहीं तो रहते हैं, तो जो अपर पार्ट है इस पे जो मिट्टी वेदर्ड हो गई है, या जो क्षेत्र वेदर हो चुका है उसकी एक लेयर है, उसी लेयर को बोलते हैं क्या, मिट्टी। अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ, क्रस्ट बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो उत्तराखंड का डिवीजन आप देखिए, उत्तराखंड का डिवीजन किस हिसाब से दिया हुआ है। तो पहले एक बार काम करते हैं, आपको मैं ओवरव्यू देता हूं, फिर हम कहाँ बैक हो रहा है भाई, चलिए, मेरा दिखना जरूरी नहीं है, इसका दिखना जरूरी है। क्या ही है यार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शायद इधर ही है आज, है ना, ज्यादा जैव विविधता हो रही है इधर। चलिए, ये उत्तराखंड है, क्लियर है आपको। तो हम ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से, एक बार ऊपर से ही देख लेते हैं, है ना। चलिए, देखिए ये वाला पार्ट देखो आप, ये कैसा है, ये वाला पेन दिख जाएगा आपको, ये वाला पार्ट। तो आपने अब देखिए जो भी इसके पहले लेक्चर पढ़े हैं, मैं सारी चीजें आपको रिवाइज कराता हूँ। पहला आपने पढ़ा है क्या, ऑल्टीट्यूड पढ़ा है भाई, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, मिडिल हिमालय, ये सब पढ़ा है ना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, क्लाइमेट पढ़ा है, ठीक, फिर आपने रिवर्स भी पढ़ी हुई है, नदियां भी पढ़ी हुई है, मैंने साथ में वेजिटेशन भी बताई थी आपको। ऐसे ही आज हम देख रहे हैं सॉइल। ठीक, तो आप मुझे बताइए, इवन इसके पहले डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता है, तो यहाँ पे हाइट सबसे ज्यादा है, लगभग लगभग 4000 मीटर से ऊपर की हाइट है, ये वाली हाइट है। तो इस हाइट पे क्या रहता है, ऑल्टीट्यूड कैसा है, 4000 से ऊपर है, तो क्लाइमेट कैसी है, यहाँ पे लगभग बर्फ रहती है, ऑलमोस्ट 1-2 महीने के लिए फ्री रहता है, अदरवाइज पूरे में बर्फ रहती है। तो पूरा स्नो कवर्ड है, स्नो कवर्ड है तो उससे ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर है तो नदी निकलती है। अब यहाँ पे वेजिटेशन कैसी है, वेजिटेशन आपको पता है कि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स ही मिलते हैं। और मिट्टी कैसी होगी ये हमें आज देखना है। तो देखिए मिट्टी कैसी होगी, मिट्टी के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे वहां पे वेदरिंग होनी चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत टूट फूट होती रहनी चाहिए। दूसरी चीज टाइम चाहिए, कि वेदर्ड हुई, ऐसे नहीं कि आज ही फिर वो बह गई, थोड़े टाइम तक, लंबे टाइम तक वहां स्टेबल है। इसको एक टेम्परेचर भी चाहिए, टेम्परेचर के साथ मिट्टी को ह्यूमस भी चाहिए। ह्यूमस अभी बताऊंगा मैं क्या है ह्यूमस।
ठीक, और तब जाके मिट्टी तैयार होती है, उसमें थोड़ी बहुत फर्टिलिटी आती है। तो यहाँ पे देखिए वेदरिंग होगी बहुत मुश्किल से, ग्लेशियर से थोड़ी बहुत हो सकती है, वैसे नहीं होगी क्योंकि साल भर लगभग जमा रहता है। अब वेदरिंग हुई नहीं है, और हुई भी है तो 1-2 महीने के लिए हुई है, ठीक, तो टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मिट्टी बन ही नहीं पाएगी। तो मिट्टी जब बन नहीं पाई तो मिट्टी बहुत थिन है, पतली मिट्टी है, और लगभग मिट्टी क्या है यहाँ पे, चट्टान ही है, रॉक्स ही है, ठीक। टेम्परेचर कैसा है, एकदम कोल्ड है। तो यहाँ पे जब ठंडा टेम्परेचर होगा तो आप एक चीज समझो, यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी, वेजिटेशन है ही नहीं भाई। क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा लाइकेंस हो जाएंगे, मोजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शैवाल वगैरह ये सब रहेगा, लेकिन कोई भी ऐसा ही घास भी यहाँ पे नहीं उगेगी लगभग, ठीक। अब घास यहाँ पे है नहीं, जब घास भी नहीं है तो वो घास क्या होती है, या जो पत्ती होती है पेड़ की, वही मिट्टी में जाती है, जमीन में जाती हैं। आप हम भी इसी मिट्टी में जाते हैं। बोलते हैं ना कि ये मानव शरीर एक मिट्टी है, तो हम भी मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी ही बन जाते हैं। ऐसे ही कोई जानवर है, वो भी मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ना तो ज्यादा इंसान रह रहे हैं इंसान तो रहते ही नहीं है, बहुत कम है, लगभग ना के बराबर ही है। पेड़ पौधे, जब घास नहीं है तो इंसान भी यहाँ पे क्या ही करेगा। और जब घास नहीं है तो यहाँ पे शाकाहारी पशु होंगे क्या, नहीं होंगे, मांसाहारी होंगे, और मांसाहारी भी नहीं है इधर, बहुत कम, एक आध स्नो लेपर्ड वगैरह है बस। तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो यहाँ फर्टिलिटी कैसी होगी, लगभग जीरो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होता होगा, हार्डली 1% लिख दो, क्योंकि जीरो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, बस कुछ नहीं है इधर। तो कुल मिला के ये वीरान है, इसको पढ़ना ही अपने आप में बेगुनाही है। इसको क्यों ही पढ़ना है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ की जो मिट्टी कैसी है उसको हम बोलते हैं ग्लेशिएटेड सोयल, ग्लेशिएटेड, क्योंकि ग्लेशियर से बन रही है। अब आपको पता चला ग्लेशिएटेड सोयल है, मतलब पूरे उत्तराखंड की मिट्टी माउंटेनियस टाइप की है, पहाड़ी मिट्टी है, और इसकी हम डिवीजन करते हैं तो सबसे ऊपर देखते हैं लगभग ग्लेशिएटेड सोयल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। समझ में आई बात। कुछ स्नो लेपर्ड यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो क्या है, स्नो लेपर्ड को कुदरत ने ऐसा बनाया है कि देखिए उसके फर होते हैं, देखो ना एकदम भालू जैसा होता है, लंबे लंबे बाल, ताकि वो ठंड में आराम से सरवाइव कर पाए। ऐसे ही उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, क्योंकि पूंछ वो हिलती रहेगी तो उसे थोड़ी सी ठंड में वार्मथ मिलेगी, थोड़ी गर्माहट मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही उसकी आपने बॉडी भी देखो सफेद सी है, तो एल्बिडो मिलता है कि ऊपर से सनरेज आएगी, उस पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो कुदरत ने उसको ऐसा बनाया, ये तो हम पढ़ रहे हैं इसको बाद में। पहले तो ये जानवर तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी 200 साल 300 साल पहले पढ़ाई स्टार्ट की, हमने तो अभी 10 साल पहले ही की होगी। लेकिन मान लीजिए ज्योग्राफर ने भी जब से एकदम सही तरीके से काम स्टार्ट किया, 200 साल लगा लो, लेकिन ये जानवर उनवर सब, ये मिट्टी वगैरह तो पहले से ही है। तो कुल मिला के हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ये चीजें पहली थी तो हमने इसको नाम दिया ग्लेशिएटेड, कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। अब और नीचे चलते हैं, देखिए ग्लेशिएटेड सॉइल। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फोटो भी दिखाना चाहूंगा, अदरवाइज ऐसे आपके दिमाग में सेट हो नहीं पाएगा ना। कहाँ है अपना सॉइल के फोटोज, आप मुझे बताइए इसमें क्या उम्मीद है आपको, ये क्या है। तो यहाँ पे जो मिट्टी है ऊपर, ये वाली ग्लेशिएटेड सॉइल, तो यहाँ पे क्या होता होगा आप बताइए मुझे। कुछ नहीं होगा इधर, ठीक। ये जो कुटकी जटामासी मेडिसिनल प्लांट है वो मैं समझाऊंगा कहाँ पे कैसे होंगे, इधर तो कुछ नहीं होगा, ठीक। ये आदमी है कि इधर कोई नहीं, मक्खी है ऊपर चलिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी। दूसरा, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि देखिए हम हाइट की बात कर रहे हैं ना,
तो मैं आपसे बोलने लगूं कि ग्रेट हिमालयन रीजन में, ग्रेट हिमालय का जो रीजन है या बृहत हिमालय का जो क्षेत्र है, वहां पे ग्लेशिएटेड सॉइल है। सही है गलत है? तो आधा सही है आधा गलत है, अर्ध सत्य है। क्योंकि भाई ग्रेट हिमालय रीजन में तो ये वाला रीजन भी आएगा, नीचे वाला, मतलब चलिए अभी दिखाऊंगा आपको। तो ग्रेट हिमालय वाले रीजन में आप इस तरीके से समझो, तो ये वाला रीजन आता है, तो इसमें ये वाला भी तो आएगा ना। तो फिर यहाँ पे तो मिट्टी है, यहाँ पे अलग तरीके की मिट्टी है। तो ग्रेट हिमालय रीजन का आप ये ऑल्टीट्यूड वाइज क्लासिफिकेशन देखो कैसा है। देखिए यहाँ पे पेड़ है, नीचे नीचे पेड़ है, लेकिन पेड़ के लिए क्या चाहिए? देखिए पेड़ के लिए क्या चाहिए कि आपकी जो जड़ है वो डीप जानी चाहिए, है ना, ताकि मिट्टी से नीचे से कुछ निकाल के ले पाए। क्योंकि बारिश, आप बोलोगे बारिश धूप चाहिए, तो भाई पानी में मिनरल्स थोड़ी हैं इतने, ऐसी धूप से क्या मिल जाएगा इतना। तो उसको मिनरल्स के लिए तो जमीन से उसकी गहरी जड़ें होनी चाहिए, डीप रूट्स होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद उसको ठीक ठाक सनलाइट चाहिए। चलिए सनलाइट नहीं भी हो तो एक मॉडरेट गर्माहट तो चाहिए ना, वार्मथ चाहिए। चलिए वार्मथ भी आपने जिस तरीके से प्रोवाइड की, फिर थोड़ा बहुत पानी भी चाहिए, चाहे वो रेनफॉल से हो या नदी हो या फिर जो ग्लेशियर है वो पिघल के आए, उससे भी पानी ही मिलेगा, पानी मिल जाए। ठीक, तो लगभग ये सारी, ये कम से कम ऐसी कंडीशन चाहिए। उसके साथ साथ आपको अब देखिए क्या चाहिए, मिट्टी। मिट्टी, क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं वो गहरी तभी जाएंगी जब कोई मिट्टी बहुत टाइम से डेवलप हुई है, मींस थोड़ी सी डीप है। अगर मिट्टी ज़्यादा डीप नहीं है, अभी अभी बनी है, अभी जैसे लैंडस्लाइड हुई वो गिर गई सड़क पे, तो वो भी तो मिट्टी है, लेकिन उसको अभी जेसीबी आएगी हटा के नीचे फेंक देगी। तो मिट्टी तो थी लेकिन उसका टाइम बहुत कम रहा या कम टाइम तक वहां पे रही, तो उसमें कोई पौधे वौधे ऐसे हो नहीं पाएंगे। ठीक, तो मिट्टी को क्या चाहिए, सोयल को चाहिए बेसिकली टाइम। तो यहाँ भी आपको पता चला कि हर चीज टाइम मांगती है, कुछ भी हो। तो देखिए जहां तक प्लांट्स को ये रूट मिलती रहेगी, थोड़ी सी गर्माहट मिलती रहेगी, पानी मिलता रहेगा, तो ये पेड़ बढ़ते रहेंगे। अब इसके हाइट के बाद पेड़ नहीं मिलते हैं, पेड़ हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसी यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी कि देखिए इस हाइट के ऊपर कोई भी पेड़ नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं टिम्बर लाइन। टिम्बर लकड़ी लाइन, टिम्बर लाइन। अभी आपने पढ़ा है कि यार देखो ऊपर क्या है ना, आप बोल लीजिए कि 5000 मीटर एकदम स्पेसिफिक, इतनी हाइट के ऊपर यहाँ पे सब में बर्फ रहती है, ग्लेशियर है, बर्फ है, ग्लेशियर है। तो यहाँ पे मिट्टी कैसी है, ग्लेशिएटेड सोयल है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता है, तो चलिए यहाँ पे ग्लेशिएटेड सोयल है, तो यहाँ पे लगभग 0 है। इधर नीचे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 100% है, यहाँ पे ट्रीज है मतलब 100%, यहाँ पे 0 है मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने भी बताया है कि भाई मध्यम मार्ग हो, कि ऐसा नहीं है कि एकदम 0 से 100 हो जाएगा और 100 से धीरे धीरे चीजें चलती है। तो बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे है घास, घास, ग्रासेस, घास लिख देता हूँ, है ना, घास है। तो यहाँ पे क्या है, घास। घास क्यों है, क्योंकि घास को क्या है ना, देखिए पहली चीज, ज्यादा डीप रूट नहीं चाहिए, जो जड़ें हैं वो ज्यादा गहरी नहीं चाहिए, ये शैलो भी हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा मिनरल चाहिए ही नहीं, घास है वो तो थोड़ी बहुत भी मिट्टी मिली वो उग जाएगी, तो उसको शैलो चाहिए, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे शैलो मिट्टी है होगी। ऐसे ही सनलाइट, उसके सनलाइट से भी इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत मिल जाए बस, गर्माहट मतलब थोड़ी बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पानी, उसे कुछ ऐसी पानी की भी ज्यादा चाह नहीं है कि बहुत ही पानी हो, थोड़ा बहुत भी मिलेगा काम चलेगा, मॉडरेट। तो मिट्टी कैसी होगी यहाँ पे, तो मिट्टी के लिए देखिए टाइम चाहिए। तो यहाँ पे टाइम तो इतना है नहीं, क्योंकि इधर क्या है, ऊपर बर्फ है, नीचे पेड़ है, तो बीच में यहाँ भी ठंडा तो रहता ही है ना, गर्मी तो उतनी नहीं है। तो ज्यादातर तो यहाँ पे ठंडा है, आप मान लीजिए कि बस हार्डली 2 से 3 महीने ही यहाँ पे गर्मी है, गर्मी नहीं मतलब एक सही सा अनुकूल वातावरण रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, घास उग के आ जाती है।
तो मिट्टी कैसी है? शैलो, गर्माहट है थोड़ी बहुत। पानी, ये जो ग्लेशियर है ये पिघल के नीचे है तो इससे पानी मिल गया इसको। टाइम, तो घास को टाइम कितना चाहिए? 2-3 महीने काफी है उसके लिए उगने के लिए, जबकि पेड़ को उगने के लिए लंबा टाइम चाहिए। या कोई फसल भी है, एक फसल भी आज के टाइम पे कम से कम 8 महीने लेती है, 6 से 8 महीने, तो फसल के लिए भी टाइम चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन है, घास यहाँ पे हो सकती है। तो अब एक हाइट है, प्रॉपर हाइट है। ये क्या हुआ? स्नो लाइन हुई आपकी। स्नो लाइन और टिम्बर लाइन के बीच में जो घास के मैदान है उसी को बोलते हैं बुगियाल। बुगियाल, इंग्लिश में मिडोज बोलते हैं, मिडोज। ठीक, अब घास है तो ग्रासलैंड, ग्रासलैंड भी बोल देंगे इसको, मिडोज भी बोल देंगे। और रीजन कैसा है? हाइट पे है, हाइट पे एल्पाइन भी बोलते हैं, तो आप चाहें तो एल्पाइन मिडोज भी बोल सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर मिट्टी का नाम अब सबको समराइज में कर देता हूं। तो एक नाम है क्या? एल्पाइन ग्रासलैंड या फिर ग्रासलैंड सोयल, आप मिडोज सोयल भी बोल सकते हो। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ गए। एक लाइन में अगर आपको बोलना है तो आप ग्रासलैंड सोयल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? घास है, तो घास उसके लिए जरूरी है कि भाई यहाँ पे जो जीव जंतु जानवर हैं वो भी लगभग वैसे ही आएंगे, उस घास को खाने ही आएंगे। तो जो उसको खाने आएंगे, इनके पीछे पीछे शेर वेर भी आ जाएंगे। ठीक है, शेर मतलब क्या? जो लेपर्ड वगैरह होते हैं तेंदुए, इनको खाने आ जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे ह्यूमस वगैरह मिल जाता है। ह्यूमस कैसे मिलता है? आप समझो, जो नेसेसरी कंडीशन चाहिए घास को उगने के लिए, तो घास तो हो रही है, ठीक, उसको उतनी चीजें मिली। अब क्या हुआ? इस घास को खाने ये आए, इतने सारे जानवर, ये कुछ आदमी भी है इनके साथ। तो अब ये खा पी के ये तो फिट हो गए। तो यहाँ पे क्या है? कुछ जानवर मर जाएंगे, मरते भी होंगे यहीं पे, तो ऐसा थोड़ी उसको उठा के कोई लेके जाएगा, अंतिम संस्कार करेगा, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो वो क्या है? जो अपनी बॉडी के कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जितनी भी चीजें हैं वो सब इस मिट्टी को मिल जाती है। ऐसे ही कोई लेपर्ड वगैरह आएगा इनको खाने के लिए, तो वो भी खाएगा, और ऐसा थोड़ी सबको खा जाएगा, खाता रहेगा, एक टाइम पे वो भी मरेगा, तो वो भी यहीं पे रह जाएगा। कुछ व्यक्ति भी यहाँ पे आएंगे तो वो भी इधर रह जाते हैं। तो उससे क्या है? ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ से तो थोड़ा सा ज्यादा मिलता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक तरीके से आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं कुल मिला के। इसको क्या बोलते हैं? एल्पाइन। एल्पाइन ग्रासलैंड, एल्पाइन मिडोज, मिडोज भी बोलते हैं, एल्पाइन सोयल भी बोल सकते हैं, या फिर आप ग्रासलैंड सोयल भी बोल सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसने उत्तराखंड को सही तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक, तो देखिए, ये आप ऐसे समझो, ये पेड़ है, देखिए पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ है। अब ये पेड़ एक हाइट तक तो हुए, तो ये पेड़ क्या यहीं पे उग रहे हैं? नीचे से उगते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये ग्रासलैंड है, अल्पाइन मेडोज। इसके ऊपर आप हाइट पे जाओगे तो एक्चुअल में क्या है ना, ये थोड़ा सा फोटो इन्होंने माउंटेन दिखाने के लिए है, लेकिन आप ऐसे समझो, देखिए ये हुई आपकी टिम्बर लाइन कि इसके ऊपर पेड़ नहीं उग रहा है। ये हुआ आपका ग्रासलैंड वाला रीजन, बीच वाला, ये बस इतना, ये ग्रासलैंड हुई पूरी, है ना। और ये जो लाइन हुई कि जहां से बर्फ है ऊपर, इसको स्नो लाइन बोल सकते हैं, स्नो लाइन। तो दूसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी है? दूसरे प्रकार की मिट्टी आपको समझ में आया कि दूसरे प्रकार की मिट्टी इसको बोलते हैं ग्रासलैंड सॉइल, ग्रासलैंड सॉइल, ग्रासलैंड सॉइल। तो यहां तक बात समझ में आई, ग्रासलैंड सॉइल। ठीक, मैं लिख देता हूं यहां पे। तो एक ये लाइन है, यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी उसको ग्रासलैंड सॉइल बोल देंगे। ठीक है, हिंदी में चरवाहा, तो चरवाहा भूमि बोलेंगे इसको, लेकिन इसको चरवाहों की भूमि या फिर जो मिट्टी होगी आप उसको सब एल्पाइन सॉइल भी बोल सकते। एक चीज और आप ध्यान रखो,
वैसे पढ़ाने के लिए क्रोनोलॉजी में पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। यहाँ से आप उठाइए इसको, यहाँ पे। अब इसके साथ ना ये वाली मिट्टी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये इसके एकदम कॉन्ट्ररी, एकदम अपोजिट है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक अगर मैं आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन दूं तो आपको पता है कि यहाँ पे भावर है, भावर मिट्टी है, एक बेल्ट है भावर की, भावर। तो भावर, आप इसको स्पेसिफिक भावर सोयल भी बोल सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे तराई है, तो तराई, तराई सोयल बोल सकते हैं। और इसको आप एलुवियल सोयल भी नीचे बोलते हैं। यह है एलुवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी। इसको एक एक करके समझते हैं। लगभग सिंपल सही है। मैंने आपको बहुत रिपीटेडली बार बार ये बताया है कि देखिए, यहाँ से जो नदियां आ रही हैं तो वो इरोड करते हुए आती हैं और इसके बाद नीचे प्लेन में ये प्रवेश कर रही हैं। कौन कौन सी रिवर है? बहुत सारी रिवर है। तो होता क्या है असल में, देखिए कि ऊपर से जो बहुत सारा सेडिमेंट्स वगैरह है उसको लेके आती हैं, पत्थर, बोल्डर, चट्टान, सबको काट फीट के लेके आती है। नीचे आते 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 अब इन्हें यहाँ पे लगता है कि यार अब तो प्लेन रीजन में हम आ गए हैं। आप समझो, आप गाड़ी लेके आ रहे हो ऊपर से, बाइसिकल, आप साइकिल लेके आ जाओ, साइकिल चलाई है आपने, तो साइकिल से जब आप ढलान से उतर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही नीचे उतरोगे तो थोड़ा ब्रेक आप देते हो ना। जो जैसी भी साइकिल है, अगर आपके पास वो नॉर्मल वाली साइकिल है तो आप इस तरीके से ब्रेक लगाओगे, रेंजर है तो आप ऐसे लगाओगे, तो ब्रेक आपको देने हैं। तो यहाँ पे ये जैसे ही ब्रेक देते हैं तो जितने पत्थर वगैरह हैं वो सब यहाँ पे छूट जाते हैं, क्योंकि स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम हो गई है तो आप समझो, जैसे जैसे स्पीड कम हुई तो ज़्यादा आप साथ कोई लेके चल नहीं सकती, तो उसे लगता है कि भाई ज़्यादा बोझ लेके चलने से अच्छा है हल्के होके अकेले चला जाए। मीन्स आप समझो, हर चीज़ में यही है। आज के टाइम पे आप, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको भी पता है कि आज के टाइम पे जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर लगभग लगभग कोलैप्स ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब सब लोग साथ में एक साथ चलना बहुत मुश्किल हो गया है। सबकी अलग अलग थॉट्स है, विचार हैं, सब कुछ है। तो उससे अच्छा है कि लोग अकेले चलना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके साथ लेके चलने से अच्छा है कि अकेले चला जाए। इसका एक कारण पता है क्या है? इसका एक कारण ये जो मॉडर्न चीज़ें आई हैं वो भी है। मॉडर्नाइजेशन में आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक बताऊं तो आपने इंश्योरेंस का नाम सुना है? इंश्योरेंस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले क्या होता था कि भाई 10 लोग या ज़्यादा लोग साथ कब रहते हैं? जब उन्हें लगता है कि एक दूसरे के काम आ सकते हैं, या फिर डर से कि भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, अनहोनी कुछ होगी ऐसी, तो फिर उसका क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, तो वो साथ में रहते थे। तो उससे क्या है कि अगर किसी ना किसी को कुछ हो भी जाए फैमिली में, तो बाकी लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए। उनका जो भी पढ़ाई है बच्चों की, उनको आगे जो भी कराना है उसके लिए वो है, पैसे भी देने हैं, हेल्प करनी है, वो करते हैं। अब जैसे ही इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया तो इंश्योरेंस से क्या है कि इंडिविजुअल की लाइफ एक तरह से सिक्योर होनी स्टार्ट हो गई कि अच्छा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, कि जीवन है तो है ही, और जीवन के बाद है तो आपकी बीवी बच्चों को हम ध्यान रखेंगे, हम पैसे देंगे। और बड़ी बड़ी कंपनी वो इस क्लेम को लेके साथ में आई। तो उससे हुआ क्या कि जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सिक्योर फील आना स्टार्ट हुआ कि यार ठीक है, अगर इनके साथ रह के इतनी चिक 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 ये सब होती है, इससे बढ़िया अलग रहे। बस एक डर था कि यार मुझे कुछ हो गया, मैं कमाने वाला हूँ, तो बाकी का क्या होगा। तो उसके लिए भाई कंपनी है वो इंश्योरेंस करा रखा है उसने, वो पैसे दे देगी तो इनका काम हो जाएगा। तो उससे आप समझो कि चीज़ें फिर धीरे 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 हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाना हमने स्टार्ट किया। और ये अर्बन एरियाज में तो बहुत ज़्यादा है, रूरल में अभी भी जॉइंट फैमिली मिलती है, लेकिन विद टाइम चीज़ें और चेंज हो रही हैं, अभी और ज़्यादा चेंज होंगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अभी क्या है, देखिए, नदियाँ या कोई भी चीज़ सब अलग अलग है। मतलब पहले सब साथ हैं, जॉइंट है, फिर अलग हो जाएंगे और उसके बाद फिर जॉइंट हो जाएंगे। ये ऐसे ही सिस्टम चलता है। नदी का भी देखो, कितनी नदियां यहाँ से निकल रही हैं, सब अलग 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 हैं, सब एक ही जगह से, एक ही ग्लेशियर से, लेकिन लगता है कि ये अलग है। हमें ऐसा लगता है कि ये अलग है, तो ये सब अलग 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 बहेंगी, लेकिन लास्ट में जाके सब एक ही हो जाएंगी, सब गंगा में मिल जाएंगी, और गंगा, गंगा सागर में।
ठीक, तो यही जीवन है, ऐसी ही नदियां हैं, सब कुछ लगभग इंसान ने अपने ही तरीके से डिकोड किया हुआ है। ठीक है, अब भाई क्यों ही इसको यमुना, ये सब एक ही रिवर सिस्टम है, लेकिन नाम दिया हुआ है, तो चलिए छोड़िए, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे भाबर, तराई, तो भाबर में तो क्या है, जो कंकड़ पत्थर मोटी मोटी चट्टाने हैं उन सबको यहीं पे छोड़ के नदी आगे बढ़ जाएगी। अब इसको मैंने आपको समझाया था कि देखिए कैसे बढ़ती है नदी आगे। तो जैसे ऊपर से आ रही है, ठीक, तो यहाँ पे जितने भी बोल्डर्स वगैरह हैं, कंकड़ पत्थर ग्रेवल्स, ये सब जितना है इधर छोड़ देगी। ठीक, यहाँ पे छोड़ा, ठीक, तो नदी क्या है, पानी है उसमें, तो पानी क्या है, इन पत्थरों से नीचे नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको भाबर वाले क्षेत्र में पानी ज्यादा ऊपर दिखेगा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत ही पानी दिखेगा, ज्यादातर पानी नीचे चला गया है। अब ये नीचे जाएगा, तो नीचे क्या है, यहाँ पे प्रेशर तो मार ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है, ये जो एक्वीफर है, उसमें पानी ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर मार रहा है। ठीक है, प्रेशर है एक तरीके से, तो यहाँ पे पानी तो बहुत है, पानी ठीक है, इसी रीजन को बोलते हैं तराई, तराई का रीजन। अगर आप यहाँ पे हल्का सा भी थोड़ा गड्ढा कर दोगे तो पानी बाहर निकलने लगेगा ये। ठीक, तो इन्हीं को बोलते हैं हम पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं, यही होते हैं। एक कुआं आपने बनाया, वो पाताल को, मतलब पाताल क्या है, जिसको हम नहीं जानते कि ये सरफेस है, सरफेस को ही हम बोल देते इसके नीचे पाताल है, ऊपर आकाश है नीचे पाताल है, तो इस पाताल को तोड़ के जो निकल जाए वही कुएं है। ये कहाँ मिलते हैं आपको, तराई रीजन में। इंग्लिश वालों के लिए आर्टिसियन वेल बोलते हैं इसको, आर्टिसियन वेल, पाताल तोड़ कुएं। ठीक, तो तराई वाले रीजन में जो पानी है वो रीइमर्ज हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ पे गर्मी भी है, गर्मी भी है, सारी चीजें हैं, वार्मथ है, सब कुछ है। यहाँ पे ग्लेशियर भी नहीं है, जैसे ऊपर था एल्पाइन वाले रीजन में, टुंड्रा, ऊपर ये जो ग्रेट हिमालय वाला रीजन था, वहां तो बर्फ उर्फ थी, यहाँ तो इतनी है नहीं, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। फिर भी यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत कम है। क्यों कम, क्या, लगभग नगण्य है, बिल्कुल नेग्लिजेबल है, क्योंकि कंकड़ पत्थर, इस पे क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा बस ग्रासेस यहाँ पे हो सकती हैं, झाड़ी हो सकती हैं, बस कुछ नहीं होगा। फिर ये पानी इधर आया, तो यहाँ पे जो पानी है ये काफी, इसने इस एरिया को रिच किया हुआ है, एनरिच किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे काफी एनरिचमेंट है, तो यहाँ पे जो फसलें होंगी कैसी होंगी, पानी वाली फसलें होंगी, जैसे चावल, आप शुगर केन ले सकते हैं, शुगर केन, ठीक है, बहुत वाटर गजलिंग है, बहुत पानी पीती है। पेड़ भी यूकेलिप्टिस का, ठीक, तो पेड़ भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं, तो इसी मिट्टी को दो पार्ट में फिर डिवाइड कर देते हैं। एक नाम आ जाएगा इसका एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी। आसपास वाली जो सोइल है उसको क्या बोलते हैं, खादर, और जो दूर है उसको बोलते हैं बांगर, बांगर। तो होगा क्या कि ये देखिए, इस रिवर के फ्लड प्लेन्स में है, मतलब यहाँ पे बाढ़ आती रहती है, तो आसपास वाले रीजन में यहाँ तो हर साल ही लगभग बाढ़ आएगी, तो नए नए सेडिमेंट्स वगैरह यहाँ पे डिपॉजिट करती रहेगी रिवर, ऊपर से जितने मिनरल्स वगैरह लेके आ रही है सारे यहाँ पे जमा कर देगी, जमा कर देगी। मिनरल्स अच्छे हैं तो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अब इतनी उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे आप कुछ भी, एक आप आम का कुछ भी या गुठली वगैरह होती है उसको भी फेंक दोगे तो कभी ना कभी वो भी कुछ ना कुछ जम ही जाएगी, ऐसी मिट्टी है। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि पानी बहुत है, देखिए पानी तो है ही, ऊपर से मिट्टी बहुत प्रोडक्टिव है। पानी तो इधर भी था लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं है प्रोडक्टिव, यहाँ पे पानी है, मिट्टी है, सनलाइट है, एरिया भी प्लेन है, तो यहाँ पे सारी चीजें हो जाती हैं, पेड़ भी बहुत होते हैं। तो इस सबको आप बस एक उसमें ही समराइज कर लेना, एलुवियल सोयल। और कभी थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखना है तो इसमें भाबर तराई। फोटो में आपको दिखा देता हूँ, देखिए, आपने इस तरह का कुछ ना कुछ देखा होगा। तो पहले भाबर, अब भाबर की जगह मैं फोटो लगा रहा हूँ, ठीक है, देखा है आपने एरिया कहीं, जब भी आप कहीं जाते हो घूमने, तो
ये भाबर वाला रीजन आपने देखा होगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ऊपर पानी बहुत कम है, लगभग नहीं है ना। इसको और बड़ा करूँगे, पानी है क्या सरफेस पे? बिल्कुल भी बहुत कम पानी है, लेकिन कंकड़ पत्थर ये सब यहाँ पे बहुत है। ऐसे ही जो तराई वाला रीजन है, तो अब तराई का भी देख लेते हैं और फिर बांगर खादर। देखिए तराई वाला रीजन है, यहाँ पे देखिए क्या है, फसल हो रही है भयंकर, भयंकर ही फसल है यहाँ पे, है ना। क्योंकि आप एक चीज समझो, यहाँ पे एक तो फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया है, गर्मी भी है, मिट्टी भी काफी प्रोडक्टिव है। तो उससे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर डेवलप हुई है। देखिए प्लांट्स भी है, एग्रीकल्चर है, पानी है बीच में, बहुत बढ़िया काम यहाँ पे चल रहा है। तीसरा आप देखो, जो आपको कंफ्यूज करता होगा, आज के बाद कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, भावर तराई बांगर खादर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता होगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये रिवर है, नदी आ रही है, तो इसके आसपास का रीजन देखिए खादर, इसको बोलते हैं खादर। तो यहाँ पे ये बांगर का रीजन है, ठीक। अब आप मुझे बताइए, ये कोई अलग अलग रीजन थोड़ी है। ये खेत है आपके मीन्स जिसके पास खेती है, तो आपके चाचा जी का खेत प्लेन रीजन में ये हो सकता है, और आपका इधर हो सकता है, या ताऊ जी का इधर हो सकता है, लगभग वैसी ही कंडीशन है। तो पानी देखिए हर साल इसमें जब तेज पानी आएगा तो ये फ्लो करके यहाँ तक आ जाएगा। और होगा क्या कि आज जो कंडीशन लगभग इस वाले रीजन को मिल रही है कि नदी यहाँ फ्लो कर रही है, तो वो नदी यहाँ फ्लो कर रही है एक तरीके से, तो इसको भी वही चीज मिलेगी, लेकिन इसको कम मिलेगी, इसको ज्यादा, बस। तो भावर तराई बांगर खादर अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो सोयल क्या है, दोनों सोयल, ये सोयल यहाँ पे एक ही मिलती है, क्या नाम है, एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल, बस इसको ये नाम दे दिए गए हैं, इसके दो डिवीजन है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए ये है अपने पास, यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, आप खुद समझो। इस वाले रीजन में, यहाँ पर जो हाइट है इस वाले रीजन की, आप उत्तराखंड के मैप से समझो, इस वाले रीजन की हाइट तो ज्यादा नहीं है, हार्डली 400-500 मीटर तक आप ले सकते हो, 500-600 मीटर ले लो, ठीक है, 600 मीटर तक हाइट है बस। इस हाइट पे मतलब आप मान के चल सकते हो कि एकदम प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है। तो प्लेन रीजन है, क्लाइमेट कैसी है, गर्म है, वेजिटेशन कैसी है, पेड़ कैसे होते हैं, तो यहाँ पे पानी वानी है। कल मैंने आपको कराए थे साल, शीशम, बहुत सारे हैं, लेकिन साल को आपको टिक मारना है कि साल यहाँ का सबसे फेमस है, साल, शीशम, खेर, हल्दू, भीम, ये सारे पेड़ इधर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है, एग्रीकल्चर कैसी हो रही है भाई, एग्रीकल्चर बहुत डेवलप है, क्यों, क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल है, क्योंकि सॉइल की वेदरिंग भी अच्छी हो रही है, हर साल फ्लड प्लेन से पानी आता है, टाइम बहुत टाइम से डेवलप हो रही है, टेम्परेचर भी गर्म है, बढ़िया है। ह्यूमस, आप समझो इतने पेड़ हैं, पौधे हैं, जितनी पॉपुलेशन है सब ज़्यादातर यहीं रहती है। अब ज़्यादा लोग यहाँ पे रहेंगे, आप सेंसस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर लोग इधर ही रहते हैं, इसी रीजन में। तो वो लोग भी कभी ना कभी एक टाइम पे इस मिट्टी में ही मिलते हैं, जानवर भी हैं, पशु भी हैं, ठीक। ऐसे ही जो पेड़ हैं, ये सारी चीज़ें जब मिट्टी में ही मिलती है तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, और ह्यूमस जब बनता है तो सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर या कॉमर्शियल एक्टिविटीज अच्छे से हो पाएंगी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो गया, सपोज गेहूं हो गया, वीट हो गया, राइस वगैरह हो गया, शुगर केन हो गया, तो होगा क्या, यहाँ पे फैक्ट्री भी लगेंगी। फैक्ट्रीज कैसी होंगी, शुगर मिल होंगे, आप डोईवाला में देखो, काशीपुर में देखो, इधर ही है रुड़की में, राइस मिल है, गेहूं के लिए भाई बिस्किट बनाने हैं आपको, जो रस वगैरह आते हैं वो सब बनाने हैं, तो
फूड प्रोसेसिंग, वो सारे प्लांट इधर ही होंगे। तो इधर देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा है, एग्रीकल्चर भी अच्छा है, पॉपुलेशन भी बहुत रहती है, ठीक, वेजिटेशन भी आपने देखी। अब बची थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ की, भाई जंगली जानवर का क्या। तो जंगली जानवर देखिए क्या है, यहाँ पे खाने पीने की चीजें तो हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन है, घास वगैरह में भी घास है, पेड़ पौधे सारी चीजें हैं। तो जितने भी हिरन और ये सारी जितने भी जीव जंतु हैं वो इधर ही रहते हैं, यहाँ खाएंगे। तो उनको खाने के लिए जो तेंदुए वगैरह हैं वो भी रहते हैं। ऐसे ही हाथी यहाँ पे रहते हैं। हाथी क्यों रहते हैं? कि हाथी लगभग कितनी घास खा लेता है वो एक दिन में? 100 किलो घास खा लेगा, है ना। अब 100 किलो घास अगर उसको खानी है तो उसको इतनी घास मिलनी भी तो चाहिए। घास क्या, या चारा, जो भी चीज है वो खाता है, तो वो मिलना तो चाहिए। यहाँ तो मिलेगा नहीं, बर्फ जमी हुई है। यहाँ पे भी इतना नहीं है कि वो तो पता चला पूरा पहाड़ी चढ़ के चला जाएगा। यहाँ पे हर साल होता रहता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हाथी खा के इधर जाएगा तो यहाँ फिर से उगाएगा, थोड़े टाइम बाद वो फिर घूम फिर के इधर आएगा। तो ऐसे चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत है। अदरवाइज पैदा तो यहाँ पे भी चीजें होती हैं, लेकिन एक बार कोई जाएगा बड़ा जानवर, वो सब खा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे लेकिन क्या है, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा धीरे ग्रो करेंगे। धीरे ग्रो करेंगे तो फिर यहाँ पे जीव जंतु सरवाइव करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। तो सारे प्लेन वाले रीजन में है, इस वाले रीजन में है। तो उससे क्या है, जो टाइगर है, लेपर्ड है, वो भी यहीं रहते हैं कि भाई हिरन यहाँ रहेगा तो मैं उसको खाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि इधर पहाड़ से आऊंगा और फिर पहाड़ चढ़ जाऊंगा, मुझे भी यहीं रहना है, ठीक। तो वो भी यहीं रहता है, हाथी यहीं रहते हैं। तो सब कुछ जब यहाँ पे है तो सरकार भी फिर यहीं पे काम करेगी। सरकार क्या बोलेगी, भैया इधर ही हम नेशनल पार्क बना देते हैं कि इधर सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। तो इधर बना दिया है कॉर्बेट के नाम से, इधर बना दिया है राजा जी नेशनल पार्क के नाम से, और ये सब इनकी रेंजेस हैं, ठीक। तो क्यों बने हैं वो आपको पता चला, ठीक। मिट्टी कौन सी है? एलुवियल सोयल है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, और जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सोयल यही है। सबसे कम कौन सी है? ये है। तो ज्यादा कम, जो इसमें है वो इसमें नहीं, जो इसमें है वो इसमें नहीं, एकदम पोल सा पार्ट है, दोनों अलग है। अब ये बचा बीच वाला रीजन, ठीक। तो इस बीच वाले रीजन को देख लेते हैं, क्या है भाई इसका। बस हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम इसको एल्पाइन मिडोज बोल रहे थे, या एल्पाइन सोयल बोल रहे थे, ग्रासलैंड बोल रहे थे, तो इसको हम सब एल्पाइन बोल देंगे, क्योंकि ये उसके नीचे का ही रीजन है। और यहाँ पे क्या है, इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन को। यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी? तो यहाँ पे मिट्टी आप समझो, ना तो यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट है और ना ही इतनी अच्छी चीजें हैं, तो यहाँ पे चीजें मॉडरेट है। तो यहाँ पे मॉडरेट सी होगी, कि जैसे रेड सॉइल मिल जाएगी आपको, येलो सॉइल मिल जाएगी, भूरी मिट्टी ब्राउन सॉइल मिल जाएगी, ठीक। तो अभी हम पढ़ेंगे ब्राउन सोयल, ये सोयल क्या है। दो चीज आप पढ़ लो, एक क्या है, इधर जो नैनीताल का भीमताल वाला रीजन है, भीमताल, याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। भीमताल, यहाँ पे क्वार्ट्ज मिट्टी मिलती है, वोल्केनिक सोयल भी मिलती है, वोल्केनिक सोयल, ठीक। क्वार्ट्ज क्या है, पूरा हिमालय इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज या इस रीजन में मिलती हैं, मिलेंगी कहीं और भी, लेकिन अभी उतने अच्छे से डिस्कवरी नहीं हुई होगी। तो एग्जाम में भी पूछता है भीमताल वाला रीजन, ठीक। ऐसे ही दून में, दून में थोड़ी सी अलग तरीके की है, यहाँ भी मिट्टी थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है यार, वो हमने स्पेसिफिक स्टडी की है तो हम बता रहे हैं, आप इस वाले रीजन की करके देखो, यहाँ भी अलग मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन स्टडी जितनी की है उसके बेस पे ही हम इसको पढ़ते हैं। तो दून वाले रीजन में भी बोलते हैं। इस वाले रीजन में देखिए आप क्या बोलेंगे, क्ले सोयल बोल सकते हैं, कापी, कापी बोलते हैं ना, क्ले सोयल मीन्स क्या है, यहाँ भी फर्टिलिटी अच्छी, क्योंकि घाटी है, नदी आई हुई है, तो इन्होंने लगभग प्लेन जैसी यहाँ पे स्थिति बनाई हुई है। उस वजह से यहाँ पे देखो, देहरादून की बासमती बहुत फेमस है, डोई वाले रीजन में होते थे, अब तो शायद नहीं होते उतने। ऐसे ही गन्ना भी यहाँ पे हो जाता है, गन्ना होता है, शुगर केन, गेहूं की फसलें तो होती ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है, एक कटोरी की तरह है, 75 किलोमीटर का फैला हुआ है देहरादून, ठीक।
और उसी में हमने स्टडी की है। तो यहाँ पे क्ले सॉइल मिलती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कापिये बोलते हैं क्या, कापिये, काप, काप, ठीक है, जो भी बोलते हैं एक बार मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली मिट्टी मिलती है, क्या स्पेसिफिक है प्रीलिम के लिए, मेंस में इसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए वोल्केनिक सॉइल यहाँ मिलती है, एलुवियल इन वाले जिलों में मिलती है, ठीक है, ऊपर एल्पाइन है और इसके बीच में सब एल्पाइन, रेड येलो। अब हम इस वाले रीजन को देखते हैं, बीच वाले रीजन को। तो नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं इसमें क्या है। इसको आप देख रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए ये पूरा उस बीच वाला रीजन है, ये वो जो बीच की बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट है, इधर वाली, ये सारी बेल्ट है। इसको हम एक ही तरह से बोलते हैं, रेड प्लस येलो भी बोलते हैं इसको, प्लस ब्राउन, भूरी मिट्टी। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल लगा देना है कि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, ऑल्टीट्यूड लगभग 1000 से ऊपर मीटर का है और 3000 या उसके लगभग कम है। तो यहाँ पे मॉडरेट है, सारी चीजें, क्लाइमेट मॉडरेट है। सोयल कैसी है, तो सोयल में क्या होगा, आपको इस तरीके की सोयल मिलती है, उसकी फर्टिलिटी मॉडरेट है, प्रोडक्टिविटी मॉडरेट है। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होती है वो कैसी होती है, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग कि भाई सीढ़ीदार एकदम स्टेप वाइज ये फार्मिंग होती है, ठीक। उससे क्या होता है कि जैसे पानी पड़ा तो पानी आप इस तरीके से मेड़ बना के उसका रिटेंशन हो जाता है कि धीरे 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 पानी गिरेगा, तो यहाँ पे इसका कटाव नहीं होगा, तो सोयल कंजर्वेशन होगा, लैंडस्लाइड का रिस्क भी थोड़ा सा कम रहता है। ऐसे ही ये कुल मिला के एक सही एक्टिविटीज है, किसके लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए। क्योंकि बागवानी को क्या चाहिए, उसको एक टाइम पीरियड चाहिए कि भाई 6 महीने का लगभग ग्रोइंग सीजन चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाता है इतना, 6 महीने आप आराम से ग्रो कीजिए, ना ज़्यादा ठंडा है, गर्मी तो उतनी है ही नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ सोइल भाई फर्टाइल चाहिए, तो उतनी फर्टाइल नहीं है लेकिन जितनी हॉर्टिकल्चर के लिए चाहिए, बागवानी के लिए चाहिए, जिससे सेब आड़ू ये सब, उसके लिए यहाँ पे है। तीसरी चीज़ पानी चाहिए, लेकिन पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो पानी यहाँ पे आता है लेकिन वो क्या है, बह के नीचे चला जाता है धीरे धीरे, तो पानी भी मिल जाता है। अगर ये पानी जमा हो जाए यहाँ पे, रिटेन कर जाए, रिटेंशन हो जाए उसका, तो वो गला देगा जड़ों को, तो पानी क्या है, पानी भी इस तरीके से नीचे चला जाता है, तो पानी भी चला गया। अब क्या बचा, तो यहाँ पे आप समझो जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी मॉडरेट टाइप की है। मॉडरेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस जो है वो मॉडरेट अमाउंट में मिलता है, मॉडरेट अमाउंट में, क्योंकि उत्तराखंड की जो पहाड़ी पॉपुलेशन है वो ज्यादातर इस वाले रीजन में रहती है। इस रीजन में वो रहेगी तो उनके साथ पशु जानवर सारे लोग रहेंगे, पेड़ भी हैं, तो ये पेड़ जब गिरेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जितने भी मिनरल्स हैं आपकी हमारी बॉडी में, एनिमल में, इन प्लांट्स में, इनकी पत्तियों में, वो सब इसमें जमा हो जाएगा मिट्टी में। मिट्टी क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। फर्टाइल सोयल, प्रोडक्टिविटी बेटर है, तो हॉर्टिकल्चर के लिए जो चीज चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। मिट्टी का नाम क्या है, रेड सोयल, येलो सोयल, ब्राउन सोयल, ठीक। मेंस में आपसे ऐसा नहीं पूछता है, मेंस में आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछता है क्या, कि आप उत्तराखंड को या उत्तराखंड का डिवीजन आप सोयल के बेस पे कीजिए, या फिर कितने टाइप की सोयल है उत्तराखंड में। और ऐसे भी नहीं पूछे कितने टाइप की, मेजर, क्योंकि उसे पता है ऐसे तो फिर कुछ भी आप लिख दोगे, दून सोयल, तराई वाली, ठीक है, ऐसे नहीं पूछे, मेजरली तो आप एलुवियल, एल्पाइन, सब एल्पाइन, ग्लेशिएटेड और रेड, येलो, ब्राउन, ये तीनों आपने लिख दिया। तीनों नहीं, मतलब जितने भी ये डिवीजन है आपने लिख दिए, ठीक। फिर इनके आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है कि ये वाली सोयल, देखिए मैं आपको मेंस के लिए भी बताता हूँ। सपोज आपसे पूछ लेता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी एन पी के, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक ही लाइन में। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, के मतलब पोटाश, पोटेशियम। तो जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी मिट्टी है, सिर्फ उनमें से एलुवियल सोयल ऐसी है
जिसमें नाइट्रोजन होता है, बाकी किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता। हो गया काम। दूसरा, फॉस्फोरस किसी भी मिट्टी में नहीं है, काम ही खत्म हो गया। पोटास लगभग सब में है, और इसके साथ रहता है ह्यूमस। तो ह्यूमस कहाँ है? जहां पे गर्मी है वहां पे ह्यूमस है। तो अब आपको लिखना है, देखिए कितने स्मार्टली लिखना है, 5 पॉइंट लिखने, 6 लिखने, 7 लिखने। आप कैसे लिखोगे? सपोज आपसे पूछ लेता है रेड येलो, इसी पे पूछ लेता है, जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाई है। पढ़ाई क्या, आपको एक आइडिया दे दिया, बस वही है, आप कुछ भी पढ़ लो, इतना ही है। तो आप समझो रेड, येलो और ब्राउन सोयल कहाँ मिलती है? तो आप लिखोगे आर मेजरली फाउंड इन, ऑल्टीट्यूड लिख दिया आपने कि 1000 मीटर से ऊपर वाले रीजन में, और उससे लेके 3200 मीटर वाले रीजन तक ये मिलती है। इसमें जिले कौन कौन से हैं? तो आप लिख दोगे कि पौड़ी गढ़वाल तो आएगा ही, टिहरी भी आएगा, ऐसे ही नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सारे जिले इसमें आते हैं। तो आपने डिस्ट्रिक्ट लिखा। फिर आपने लिखा कि ये जो मिट्टी है उसमें रिच है, किस चीज में रिच है? तो आप बोलोगे यहाँ पे ह्यूमस होता है, क्योंकि गर्मी है, ह्यूमस है। आप बोलोगे इसमें पोटास होता है, पोटास होता है। लेकिन आप बोलोगे ये पुअर है, कि इसमें क्या नहीं है? आप बोलोगे नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है। तो 2 पॉइंट आपने यहां से लिख दिए। तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे कृषि कैसी होती है? तो हॉर्टिकल्चर होती है, ठीक। वेजिटेशन कैसी होती है? तो वेजिटेशन का एक पॉइंट लिखा। एनिमल भी यहाँ पे होंगे, लोग भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इस पूरी सोयल का आपने क्लासिफिकेशन ऐसे ही दे दिया, आपने अभी कुछ पढ़ा भी नहीं इसमें। तो कुल मिला के ये आपके डिवीजन है सोयल के। आप चाहे तो इसको परीक्षा वाणी से एक बार पढ़ के देखना, मैं एक बार, मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है परीक्षा वाणी में लिखा हुआ। इससे ज्यादा नहीं होगा, बस मैं, चलिए उत्तराखंड की मिट्टी पहली है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी, तराई में देखिए आप, इसमें कुछ लिखा हुआ है अधिक परिपक्व या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो मैंने आपको एनपीके बताया, एनपीके आप इससे याद रखो, ये फॉर्मूला समझ लो, बाकी किसकी कमी कैसे आप भूल जाओगे, बस इसको याद रखो, ठीक। फिर भावर की मिट्टी उसने लिखी हुई है, फिर उसने चारागाही मिट्टी लिखी हुई है, तो जो ग्रासलैंड वैली आपको मैंने बताई। टर्शरी मिट्टी नहीं है जरूरी, शिवालिक की पहाड़ी नहीं है उतनी। क्वार्ट्जाइट मिट्टी याद रखना, क्वार्ट्ज सॉइल कहाँ मिलती है? भीमताल वाले रीजन में। ज्वालामुखी भी वहीं पे मिलती है। और भूरी, लाल, पीली, तो इसका रीजन आपको नहीं याद रखना, नैनीताल है, चक्राता, कुछ नहीं, सिंपल कि इस वाले रीजन में है, आप आइडिया से उसको टिक कर दोगे। ऐसी वन की भूरी मिट्टी, फॉरेस्ट की सोयल। भस्म मिट्टी नहीं याद रखनी, कुछ नहीं है। उच्च मैदानी मृदा, उप पर्वतीय मृदा, ठीक है, कुछ नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है इन्होंने। चलिए, तो आपको सोयल, सोयल में बस इतना याद रखना है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक बार फ्रेश एक मैप बना सकता हूं, ताकि आपका रिवीजन थोड़ा सही हो जाए इससे। एक सेकेंड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, ये मैप है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही देख लो एक बार। तो इधर आप बताइए, इस वाले रीजन में एक मिट्टी मिलती है, कौन सी सोयल है? तो ग्लेशिएटेड। इसके नीचे आप बोलोगे कौन सी सोयल है? तो ये ग्रासलैंड बोल सकते हैं, चारागाह भूमि, बुग्याल बुग्याल है यहाँ पे। इसके नीचे आप बोलोगे तो इसको एल्पाइन भी बोलते हैं, इसको एक तरीके से एल्पाइन, तो इसको सब एल्पाइन बोल देंगे कि उससे थोड़ा सा नीचे है, सब एल्पाइन। इस वाले रीजन में आप बोलोगे कौन सी मिट्टी मिलती है? तो रेड प्लस येलो प्लस ब्राउन। यहाँ कौन सी है? ये भावर वाला रीजन है, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है, इसको नीचे कर लेना। ये भावर है, ये तराई है, और ये आपकी एलुवियल सोयल है। बस समराइज हो गया है। किस तरीके से याद रखना है? किसी भी तरीके से नहीं, आपको बस ये याद रख लेना है, यहाँ पे ठंडा है, इधर गर्म है, तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ खराब समझ लीजिए, ये वाला मॉडरेट है, दैट्स इट। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।